अगला क्वेश्चन जो कि रेगुलेटरी अफेयर डिपार्टमेंट से आपसे पूछा जा सकता है, बहुत काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि आईएनडी एप्लीकेशन क्या होती है, इसके बारे में बताइए। आईएनडी का फुल फॉर्म होता है इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग एप्लीकेशन। तो देखिए यहाँ पर जब हमारे प्री क्लिनिकल ट्रायल्स कंप्लीट हो जाते हैं तो फिर हम क्लिनिकल ट्रायल्स की तरफ बढ़ते हैं, मतलब हम उस नई ड्रग की फिर ह्यूमंस के ऊपर रिसर्च करना चाहते हैं, ह्यूमंस के ऊपर ड्रग की टेस्टिंग करना चाहते हैं। तो उसके लिए हमको परमिशन लेनी होती है अथॉरिटी से। तो रेगुलेटरी अफेयर डिपार्टमेंट जो होता है वो प्रॉपर वे में जो भी डाटा या जो भी रिजल्ट्स हमको प्री क्लिनिकल ट्रायल्स के अंदर मिले हैं, जब हमने ड्रग की टेस्टिंग जो है वो एनिमल्स के ऊपर करी थी, तो उससे रिलेटेड जो जितने भी हमको रिजल्ट मिलते हैं जो कि ड्रग की इफिकेसी सेफ्टी के बारे में बताते हैं, उससे रिलेटेड हम पूरा का पूरा एक पूरा डोजियर कंप्लीट करके अथॉरिटी को सेंड करते हैं और अथॉरिटी से परमिशन मांगते हैं कि आप प्लीज़ हमको ह्यूमंस के ऊपर क्लिनिकल ट्रायल्स करने की परमिशन दें। तो इस पूरी प्रोसेस को या इस पूरे डॉक्यूमेंटेशन को बोला जाता है इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग एप्लीकेशन। तो जिस भी कंट्रीज़ में होगा, अगर आपको यूएस एफडीए को अप्लाई करना है तो आप यूएस एफडीए को अप्लाई कर सकते हैं, इंडिया में करना है तो आप सिडिस्को को अप्लाई कर सकते हैं, इंडिया में अगर आपको क्लिनिकल ट्रायल्स अप्लाई करने हैं तो इस तरीके से। तो आपको जिस भी बॉडी से, जैसे अगर आपको इंडिया में क्लिनिकल ट्रायल्स परफॉर्म करने, तो सीधी बात है इंडिया में जो रेगुलेटरी बॉडी को आपको अप्लाई करना होता है जो कि गवर्नमेंट की बॉडी है वो है सिडिस्को, तो आपको सिडिस्को को अप्लाई करना होगा। अगर आपको यूएसए में क्लिनिकल ट्रायल्स परफॉर्म करने हैं तो आपको यूएस एफडीए को अप्लाई करना होगा। अगर आपको ब्रिटेन के अंदर परफॉर्म करना है तो आपको एमएचआरए को अप्लाई करना होगा। तो इस तरीके से रेगुलेटरी बॉडीज़ से परमिशन मांगनी होती है कि हम क्लिनिकल ट्रायल्स परफॉर्म करना चाहते हैं ह्यूमंस के ऊपर। तो इस पूरे डॉक्यूमेंटेशन को बोला जाता है इन्वेस्टिगेशनल न्यू ड्रग एप्लीकेशन। साथ ही साथ जो अगला पार्ट है वो है क्लिनिकल ट्रायल। जी हाँ, क्लिनिकल ट्रायल से रिलेटेड भी आपसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो आपसे यही होगा जो कि काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है कि क्लिनिकल ट्रायल्स की प्रोसेस के बारे में बताइए। तो शॉर्ट में आपको बताना है कि इसका आंसर ये होगा, क्लिनिकल ट्रायल्स बेसिकली 4 फेजेस के अंदर होता है। ठीक हो के बाद जो फर्स्ट फेज होता है उसके अंदर हम काफ़ी कम लोगों को शामिल करते हैं, मतलब जो हमारा ग्रुप होता है इंसानों का जिनके ऊपर हम ड्रग की टेस्टिंग करते हैं उनकी संख्या काफ़ी कम होती है। साइड में आपको मैं उनके नंबर्स भी बता दूंगा कि कितने नंबर्स के लोग जो होते हैं उसके अंदर पार्टिसिपेट करते हैं। तो यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ ये है, यहाँ पर हम ड्रग की सेफ्टी, उसके डोजेस, उसके साइड इफेक्ट को चेक करते हैं। अब हम क्या करेंगे, जब हमको यहाँ पर बहुत अच्छे रिजल्ट मिल जाते हैं, जो रिजल्ट हमको चाहिए अगर वैसे रिजल्ट मिल रहे हैं, तो अब हम फेज़ 2 में जाते हैं। फेज़ 2 के अंदर अब लोगों की संख्या और बढ़ जाएगी, मतलब जो पहले फेज़ में थे उनसे थोड़े ज़्यादा लोग यहाँ पर रहेंगे। और यहाँ पर भी हम ड्रग की सेफ्टी और उसकी इफिकेसी को ही चेक करेंगे कि ड्रग की इफेक्टिवनेस कितनी अच्छी आ रही है और साथ ही साथ ड्रग सेफ है कि नहीं है। जब हमको यहाँ से भी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं तो फिर हम आगे बढ़ते हैं और फेज़ 3 की तरफ जाते हैं। यहाँ भी आप अब यहाँ पर फेज़ 2 से ज़्यादा लोगों को लेंगे, मतलब यहाँ भी अब जो ग्रुप होगा वॉलंटियर्स का वो और बढ़ जाएगा और यहाँ पर हम चेक करेंगे ड्रग की इफेक्टिवनेस, साथ ही साथ उसके साइड इफेक्ट को मॉनिटर करेंगे। और साथ में अगर जैसे आपने कोई ड्रग, जिस भी ड्रग की आप टेस्टिंग कर रहे हैं उसी तरह की ड्रग अगर मार्केट में पहले से अवेलेबल है, कोई किसी दूसरे ब्रांड की, या कोई उसी डिजीज से रिलेटेड कोई दूसरा ट्रीटमेंट अवेलेबल है मार्केट के अंदर, तो हम अपनी ड्रग को उसके साथ कंपेयर करेंगे फेज़ 3 के रिजल्ट्स के थ्रू कि अभी मार्केट में उस पर्टिकुलर डिजीज़ के लिए किस तरीके का ट्रीटमेंट फॉलो किया जा रहा है और हमारी ड्रग के क्या रिजल्ट आ रहे हैं। और यहाँ पर हमको इंपॉर्टेंट चीज़ ये होगी कि अगर हमारी ड्रग के रिजल्ट अभी मार्केट में अवेलेबल ट्रीटमेंट से काफ़ी अच्छे हैं तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी खबर होगी, क्योंकि फिर हम मार्केट को या लोगों को एक ऐसी ड्रग या ऐसी ट्रीटमेंट देने वाले हैं जो अभी के समय में सबसे अच्छी है और जो अभी फॉलो की जा रही है प्रेजेंट में उससे भी अच्छी है। ठीक हो गई बात। तो ये सारा कंपैरिजन भी फेज़ 3 के रिजल्ट्स के थ्रू किया जाता है। अब बात करते हैं फेज़ 4 की। यहाँ अब इंसानों की संख्या और बढ़ गई है। देखिए, फेज़ 4 अपने आप में एक ऐसा फेज़ है जो कि चलता ही रहता है, क्योंकि यहाँ पर फेज़ 3 जब ड्रग का कंप्लीट हो जाता है तो फेज़ 3 के बाद ड्रग जो है वो मैन्युफैक्चर्ड हो जाएगी और मार्केट में सेल होना भी स्टार्ट हो जाएगी, मतलब पेशेंट्स अब आपकी ड्रग को लेना स्टार्ट कर देंगे। तो फेज़ 4 यहाँ से स्टार्ट होता है। यहाँ पर हम ये चेक करते हैं कि ड्रग जब मार्केट के अंदर चली गई है, सेल हो रही है, पेशेंट्स उनको खरीद के खाने लग गए हैं, तो अब ड्रग किस तरीके के इफेक्ट दिखा रही है। ऐसा तो नहीं है कि ड्रग महीने, 2 महीने, 6 महीने के बाद किसी तरीके के एडवर्स इफेक्ट दिखा रही है जहाँ पर वो एडवर्स इफेक्ट काफ़ी खतरनाक है। तो उस समय हमको ये सारे इफेक्ट जो होते हैं वो फेज़ 4 के अंदर आते हैं। और अगर हमको दिखाई देता है कि यार अगर कोई पेशेंट इस ड्रग को कंटिन्यूसली ले रहा है, लगातार 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने तक ले रहा है और उसके बाद ड्रग के एडवर्स इफेक्ट दिखाई दे रहे हैं जो कि काफ़ी खतरनाक है, इससे इंसान की जान भी आ सकती है, तो हम उस ड्रग को मार्केट से वापस इंडस्ट्री में बुलवा लेते हैं। तो ये पूरा का पूरा पार्ट जो होता है वो फेज़ 4 का होता है। तो यहाँ पर क्लिनिकल ट्रायल्स के बेसिकली 4 पार्ट होते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे क्लिनिकल ट्रायल से रिलेटेड पूछा जा सकता है कि इन्फॉर्म्ड
कंसेंट फॉर्म क्या होता है या इन्फॉर्म कंसेंट क्या होता है। तो इसका जब आपको ये देना है कि देखिए जब क्लिनिकल ट्रायल्स स्टार्ट होता है ना, तो क्लिनिकल ट्रायल्स में पार्टिसिपेट करने वाले जितने भी इंसान होते हैं, जितने भी ह्यूमंस होते हैं, उनको उनसे एक फॉर्म भराया जाता है। उस फॉर्म में ये बताया जाता है क्लिनिकल ट्रायल से रिलेटेड सारी इन्फॉर्मेशन उस फॉर्म के अंदर होती है। क्योंकि देखिए अगर उनको पता ही नहीं होगा तो ये तो बहुत बड़ा अपराध हो जाएगा। तो आपको सबसे पहले जो भी पर्सन आपके क्लिनिकल ट्रायल्स के अंदर पार्टिसिपेट करने वाले हैं, उनको आपको सारी जानकारी देनी होती है। उनसे एक फॉर्म फिलअप कराया जाता है जिसे हम कंसेंट फॉर्म कहते हैं। इसके अंदर क्लिनिकल ट्रायल से जुड़ी हुई सारी जानकारियाँ होती हैं, मतलब ड्रग की डोजिंग क्या होगी, कब आपको ड्रग दी जाएगी, प्रोसीजर क्या होगा, कितना समय लगेगा इस क्लिनिकल ट्रायल्स के अंदर, साथ ही साथ इसके रिस्क क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं। और जब तक कोई भी वॉलंटियर इस फॉर्म को फिलअप नहीं करता है और अपनी साइन नहीं करता है, मतलब इसमें हामी नहीं भरता है, तब तक आपको उसको क्लिनिकल ट्रायल्स के अंदर पार्टिसिपेट नहीं कराना है। अगर आप उससे कंसर्न फॉर्म नहीं भरवाते हैं और डायरेक्टली उस बेचारे को क्लिनिकल ट्रायल्स में पार्टिसिपेट करवा देते हैं, तो ये एक बहुत बड़ा जुर्म हो जाएगा और कंपनी तो बंद होगी, कई लोगों को जेल भी हो जाएगी। तो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि आपको जब भी किसी को भी आपके क्लिनिकल ट्रायल्स के अंदर पार्टिसिपेट कराना है, तो सबसे पहले तो आपको उससे कंसर्न फॉर्म भराना है, उसको क्लिनिकल ट्रायल्स की सारी जानकारी देनी है और उससे प्रॉपर उसकी हामी बननी है, साइन करवाने हैं। उसके बाद ही उसको फिर क्लिनिकल ट्रायल्स के अंदर पार्टिसिपेट कराना है। ठीक हो गई बात। तो इस पूरे प्रोसीजर को, इस फॉर्म को बोला जाता है क्लिनिकल ट्रायल कंसेंट फॉर्म। चलिए अब हम अगले डिपार्टमेंट की बात करते हैं। बेसिकली फार्मा इंडस्ट्री का पार्ट नहीं है, बट फार्मा के स्टूडेंट्स ये वर्क भी करते हैं। ये है मार्केटिंग एंड सेल्स। इससे रिलेटेड भी आपसे क्वेश्चन पूछा सकते हैं। जो पहला क्वेश्चन जो होता है उसका, वो आपसे पूछा सकता है कि ब्रांड मैनेजर का ये रोल क्या होता है। जी हाँ, फार्मास्यूटिकल ब्रांड मैनेजर का रोल क्या होता है, तो इसका जवाब आपको ये देना है। इनका बेसिक वर्क होता है डेवलप करना और इम्प्लीमेंट करना नई नई स्ट्रेटेजीज को, जो कि ड्रग की सेल को बढ़ाए, तेजी लाए, स्पीड लाए। और ये कैसे बनती है, इसके थ्रू जो ब्रांड मैनेजर्स होते हैं वो मार्केट की रिसर्च करते हैं, सेल स्ट्रेटेजीज बनाते हैं, एडवर्टाइजमेंट करते हैं और सेल्स टीम के साथ ये लोग काम करते हैं, जिससे कि जो हमारा प्रोडक्ट जो है वो हमारी टारगेट पब्लिक या पेशेंट्स तक पहुंच पाए, जो हमारी कंज्यूमर्स है वहां तक पहुंच पाए। अगला क्वेश्चन जो है वो थोड़ा सा टिपिकल है, बट आपसे पूछा सकता है, वो है ड्रग फॉर्मूलरी क्या होती है। लेकिन ड्रग फॉर्मूलरी का मतलब ये होता है, ये एक लिस्ट है उन प्रिस्क्राइब मेडिसिन की जो कि प्रॉपर वे में अप्रूव्ड है यूज के लिए हेल्थ इंश्योरेंस प्लान के द्वारा। मतलब जो भी हम हेल्थ इंश्योरेंस प्लान फॉलो कर रहे हैं, उन प्लान्स के अंदर इन ड्रग्स को अप्रूव किया गया है जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। और ये सारी ड्रग्स जो होती हैं वो काफ़ी ज़्यादा इफेक्टिव होती हैं, सेफ होती हैं और साथ ही साथ कॉस्ट इफेक्टिव भी होती हैं। तो कहने का मतलब ये, इस कैटेगरी के अंदर वो ड्रग्स आने वाली हैं जो आपके इंश्योरेंस प्लान, जो आपका हेल्थ इंश्योरेंस प्लान है, उसके अंदर ये ड्रग जो होती हैं वो कैटेगराइज होती हैं और यही ड्रग आप यूज़ कर सकते हो, क्योंकि ये ड्रग जो है काफ़ी कॉस्ट इफेक्टिव हैं, सेफ हैं और इफेक्टिव हैं। तो इस कैटेगरी को क्या बोला जाता है, ड्रग फॉर्मूलरी। अगला डिपार्टमेंट जो है वो है फार्माकोविजिलेंस डिपार्टमेंट। इससे रिलेटेड दो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है जो कि पूछे जाते हैं। पहला होता है फार्माकोविजिलेंस स्टडी क्या होती है, साथ में साथ ड्रग एडवर्स रिएक्शन क्या होती है, इसके बारे में बताइए। तो पहले मैं आपको ड्रग एडवर्स रिएक्शन के बारे में बता देता हूँ कि अगर कोई ड्रग जो है वो कंटिन्यूसली ली जाती है, मतलब लॉन्ग समय तक, लंबे समय तक, एक रोज़ ली जाएगी, मतलब 2 महीने से ज़्यादा तक अगर आप एक ड्रग को लेते हो, तो आपकी बॉडी के अंदर जो रिएक्शंस दिखाई देती हैं उसे हम एडवर्स ड्रग रिएक्शन कहते हैं। मतलब उसके अंदर एक प्रॉपर एक प्रोसेस होती है जिसमें आपकी बॉडी के अंदर डिफरेंट इफेक्ट दिखाई लग जाते हैं। जैसे अगर कोई हाई ब्लड प्रेशर का मरीज़ है और रोज़ वो ब्लड प्रेशर से रिलेटेड ड्रग लेता है, तो उसका ब्लड प्रेशर हमेशा लो बना हुआ रहता है। तो लो बनने रहने की वजह से क्या होगा, उसकी जो एक्टिविटी है वो थोड़ी सी स्लो हो जाएगी। वो उसके अंदर उसको फील होता है कि मेरी बॉडी के अंदर एनर्जी नहीं है। तो ये भी अपने आप में एक एडवर्स ड्रग रिएक्शन है। साथ ही साथ अगर आप 2 ड्रग्स को एक साथ ले लेते हो और वो ड्रग आपस में कॉम्बिनेशन बना के आपस में ही रिएक्ट कर जाती हैं, तो इस तरीके के इफेक्ट को भी एडवर्स ड्रग रिएक्शन कहते हैं। ये एडवर्स ड्रग रिएक्शन जो होते हैं वो 3 टाइप के होते हैं, जैसे माइल्ड, मॉडरेट और सीवियर। देखिए सीवियर के चांसेस तो काफ़ी कम होते हैं। ये बेसिकली कॉम्बिनेशन वाले केस में होता है। अगर 2 ड्रग आपस में कंबाइन करके रिएक्शन कर जाए, उस केस में आपको ये सीवियर इफेक्ट जरूर दिखाई देंगे और ये कभी कभी बहुत खतरनाक भी होते हैं। बट अगर किसी ड्रग को आप लंबे समय तक लेते हो तो आपको ज़्यादातर ये माइल्ड और मॉडरेट ही दिखाई देंगे। इसमें आपकी जान को ज़्यादा खतरा नहीं होने वाला है, क्योंकि ये पहले से चेक कर लिया जाता है। और बात की जाए फार्माकोविजिलेंस स्टडी की, तो देखिए फार्माकोविजिलेंस स्टडी का मतलब यही होता है कि ड्रग के एडवर्स इफेक्ट की स्टडी करना ही फार्माकोविजिलेंस स्टडी को बोलते हैं। देखिए होता यह है कि इंडस्ट्री के अंदर जब किसी भी ड्रग को डेवलप किया जाता है, तो जो R&D डिपार्टमेंट होता है उसके द्वारा ड्रग के साइड इफेक्ट का तो पता लगा लिया जाता है, बट ड्रग के एडवर्स इफेक्ट का पता नहीं लगा सकते हैं, क्योंकि ड्रग का एडवर्स इफेक्ट का पता तभी लगता है जब ड्रग मार्केट के अंदर जाती है और पेशेंट्स उसको कंज्यूम करना स्टार्ट करते हैं। तो फार्मा इंडस्ट्री के द्वारा या कई फार्मा इंडस्ट्री जो है वो दूसरी कंपनीज को
ये कॉन्ट्रैक्ट देती हैं कि आप जो है वो हमारे ड्रग के एडवर्स इफेक्ट के बारे में पता लगाइए और उसकी रिपोर्ट हमको सबमिट कीजिए। तो ये जो कंपनीज होती हैं ये ड्रग के एडवर्स इफेक्ट के बारे में पता लगाती हैं, उनकी स्टडी करती हैं, पेशेंट्स के थ्रू उनकी काउंसलिंग करती हैं और उनसे पूछती हैं और ये सारी जानकारी जो है वो कंपनी तक पहुंचाती हैं। तो इस पूरी स्टडी को ही फार्माकोविजिलेंस स्टडी बोला जाता है। यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि अगर किसी कंपनी को लगता है कि यहाँ पर हमारी ड्रग जो है वो काफ़ी खतरनाक फार्मा एडवर्स इफेक्ट दिखाई दे रही है, तो फिर वो कई बार अपनी ड्रग को जो है वो वापस कंपनी के अंदर बुला भी लेते हैं, मतलब मार्केट से वापस बुला लेते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा सकता है कि फार्मा इंडस्ट्री का जो फाइनेंशियल डिपार्टमेंट होता है उनका क्या रोल होता है। देखिए इंडस्ट्री का जो फाइनेंशियल डिपार्टमेंट होता है इनका काम बेसिकली यही होता है कि ड्रग के फार्मा इंडस्ट्री के अंदर जितने भी फाइनेंस से रिलेटेड डिसीजन है उसमें ये लोग पार्टिसिपेट करते हैं। साथ ही साथ इंडस्ट्री के बजट बनाना, फाइनेंशियल रिपोर्ट बनाना और साथ ही साथ अगर इंडस्ट्री कोई बड़ा डिसीजन लेने जा रही है, अगर कोई ऑडिट हुआ है इंडस्ट्री के अंदर और उस ऑडिट में उनको बोला गया है कि आपको ये चेंज करना है, किसी कंप्लायंस को बोला गया है, उस चेंज से जब भी कंपनी वो चेंज करने के लिए जाती है तो सबसे पहले वो अपने फाइनेंशियल डिपार्टमेंट से पूछती है कि अगर हम इस चेंज को करते हैं, अब वो चेंज कुछ भी हो सकता है, बिल्डिंग के अंदर आपको कुछ तोड़ के कुछ नया बनाना है, कोई लेबोरेटरी नई डेवलप करनी है, कोई नया इंस्ट्रूमेंट मंगवाना है, नए लोगों की भर्ती करनी है, तो उससे हमको क्या घाटा होगा, क्या नुकसान होगा, उसकी पूरी रिपोर्ट जो है वो फाइनेंशियल डिपार्टमेंट बनाता है और उसी रिपोर्ट के आधार पर फिर कंपनी जो है वो डिसीजन लेती है कि हमको ये करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। साथ ही साथ स्ट्रेटेजिकली प्लानिंग करना, इन्वेस्टमेंट डिसीजन और कॉस्ट मैनेजमेंट, यहाँ पर सभी में इंपॉर्टेंट रोल जो होता है वो फाइनेंशियल डिपार्टमेंट का होता है। देखिए इसके ऊपर मैं एक सेपरेट वीडियो भी बना सकता हूँ क्योंकि बहुत ही अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, HR से रिलेटेड है और उनसे रिलेटेड क्या रोल होते हैं, किस तरह के इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इस रिलेटेड अगर आप चाहते हैं तो ज़रूर मैं इसके ऊपर वीडियो बना दूंगा। बट यहाँ पर मैंने केवल एक ही क्वेश्चन इसके अंदर ऐड किया है इस वीडियो के अंदर, और अगर आप चाहते हैं कि मैं प्रॉपर एक सेपरेट वीडियो बनाऊँ इस HR डिपार्टमेंट से रिलेटेड, तो अगर आप चाहेंगे तो मैं ज़रूर बनाऊँगा, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स पे मेंशन कर सकते हैं। तो ये वीडियो हम यहीं पे कंप्लीट करते हैं। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए थैंक यू वेरी मच। आपकी वॉचिंग नॉलेज की कामना करता हूँ, यहीं बने रहिए मेरे साथ।